Question number 1. I work blank the Adani Group, blank the finance department, blank an advisor. वर्क से रिलेटेड 3 मेजर प्रीपोजिशंस होती हैं, फॉर, इन और थर्ड है एज. एग्जाम्स में इन तीनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस सिचुएशन में हमें किस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं आपको इन तीनों के ही रूल सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. सबसे पहले यहाँ पे दिया है द अडानी ग्रुप. अडानी ग्रुप एक संस्था का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये. इसकी जगह पे हो सकता है आपको एग्जाम में कोई कंपनी का नाम दे दिया जाए, किसी भी रैंडम कंपनी का, किसी एनजीओ का नाम दिया हो सकता है यहाँ पे, या किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है, जैसे मुकेश अंबानी लिख दिया, गौतम अडानी लिख दिया. तो इन सभी सिचुएशंस में आपको प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करना है. वहाँ पर फॉर बताता है कि आप किसी के लिए काम करते हो, तो किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या पर्सन, इनके लिए आप काम करते हो तो फॉर आएगा. फिर देखो यहाँ पे दिया है द फाइनेंस डिपार्टमेंट. अगला रूल ये कहता है कि जब भी आपको किसी डिपार्टमेंट, जैसे आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स जो होता है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट या फायर डिपार्टमेंट आदि इत्यादि किसी डिपार्टमेंट का नाम दिया हो, या किसी सेक्टर का नाम दिया हो, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, या दिया हो किसी इंडस्ट्री का नाम, जैसे सिल्क इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुछ भी, तो इस सिचुएशन में आपको प्रीपोजिशन इन का यूज़ करना है. कब कब? जब आपको किसी डिपार्टमेंट, किसी सेक्टर या किसी इंडस्ट्री का नाम दिया हो तो आप इन में काम करते हो. में के लिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं. फिर देखो एन एडवाइज़र. तो जब भी आपको बताना है कि कोई किस पोजीशन पे काम करता है, किस पोस्ट पे काम करता है, तो हमेशा उस पोस्ट के पहले एज लगा देते हैं. तो यहाँ पे एज एन एडवाइज़र आएगा. पूरा क्वेश्चन क्या बना? आई वर्क फॉर द अडानी ग्रुप इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट एज एन एडवाइज़र, विच मीन्स ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट आंसर. तो आई होप आपने तीनों ही रूल्स को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा. अब हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 2. ही वर्क्स ब्लैंक द फिनटेक सेक्टर. यहाँ पे दिया है एक सेक्टर, फिनटेक यानी फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी मिलकर बनता है फिनटेक. तो जब भी आपको कोई सेक्टर का नाम दिया हो तो उसके लिए हमेशा प्रीपोजिशन इनका यूज़ करा जाता है. तो ही वर्क्स इन द फिनटेक सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर सुरेश विल सर्व ब्लैंक द इंटरिम एमडी. इंटरिम का मतलब होता है टेम्प्रेरी रूप से. तो जो मिस्टर सुरेश है ये टेम्प्रेरी रूप से एमडी के पोस्ट पे अपनी सर्विस देगा. तो एमडी क्या है? पोस्ट है, और पोस्ट से पहले हमें हमेशा प्रीपोजिशन एस का यूज़ करना होता है. तो ऑप्शन बी आंसर है. अब सीखते हैं अगले इंपॉर्टेंट रूल को. क्वेश्चन नंबर 4. नूतन इज कमिंग टू विजिट अस ब्लैंक द नेक्स्ट वीकेंड. यानी अगले वीकेंड पर नूतन हमें विजिट करने आने वाला है. देखो ये जो वर्ड है वीकेंड, इसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्रीपोजिशन इन का यूज़ करें कि ऑन का यूज़ करें. आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ऑलवेज यूज़ प्रीपोजिशन ऑन आफ्टर वीकेंड. एक सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको. मैंने इस साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, आ रहे सवालों को एनालाइज किया, तो वहाँ पाया कि स्पॉट द एरर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, उनमें वीकेंड के साथ आपको प्रीपोजिशन इन लगा के दिया जा रहा है ट्रैप करने के लिए. तो इससे आप अभी से ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते टाइम आपके काम आएगा ये टिप. आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. अब है क्वेश्चन नंबर 5. एक्टर गोविंदा वॉज अ ग्रेट सेंसेशन ब्लैंक द लेट 80s एंड अर्ली 90s. यानी जो एक्टर गोविंदा हैं वो लेट 80s और अर्ली 90s में एक ग्रेट सेंसेशन थे, यानी काफ़ी पॉपुलर थे. तो यहाँ पे आपको दिया गया है 80s 90s. ये क्या है? दशक, डिकेड्स. तो प्रीपोजिशन का रूल कहता है कि जब भी डिकेड गिवन हो हमें कोई सी भी, तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज़ करा जाता है. फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखो. ब्लैंक द समर वी गो टू मनाली. यानी गर्मियों में हम मनाली जाते हैं. समर क्या है? एक सीज़न का नाम है. हमारे 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. इन चारों के ही नामों से पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया ब्लैंक द अर्ली 17th सेंचुरी. यहाँ पे आपको एक सेंचुरी गिवन है, तो सेंचुरी के पहले हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं. इन द अर्ली 17th सेंचुरी. क्वेश्चन नंबर 8. द एरिया इज नोटोरियस ब्लैंक इट्स क्राइम रेट. यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव दिया गया है नोटोरियस.
इसका मतलब है कि जो एरिया है वो काफ़ी बदनाम है। किस लिए? उसके क्राइम रेट के लिए। तो जब भी आपको ऐसे एडजेक्टिव्स दिए हों जो बताते हैं कि कोई मशहूर है या बदनाम है, और साथ में रीज़न भी दिया है कि क्यों बदनाम है, क्यों मशहूर है, तो ऐसे केस में उस एडजेक्टिव के बाद आपको हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करना होता है। अब देखो, आपको दिया हो सकता है नोन, KNOWN नोन, फेमस, FAMOUS फेमस, रेपुटेड, REPUTED रेपुटेड, और एक ये नोटोरियस, एंड ऐसे बहुत सारे हैं। तो इस केस में हमेशा इनके बाद प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करना। फिर है क्वेश्चन 9th, माई न्यू पोलो टी शर्ट इज़ ब्लैंक साइज XXL। देखो, अपनी बॉडी में हम जो कुछ भी वेयर कर सकते हैं, कोई भी एक्सेसरी, चाहे वो क्लॉथ हो, शूज़ हो, बेल्ट हो, कैप हो, कुछ भी, तो इनके बारे में जब हम बताते हैं, चाहे इनका कलर हो, मटेरियल हो जिससे ये बने हैं, स्टाइल हो, या फिर इनका साइज़, इस बारे में हमें बताना है, तो इन सभी केसेस में हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। अब कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम इस रूल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, माई ग्रैनी बॉट मी अ शर्ट ब्लैंक रेड। यानी मेरी दादी ने मुझे एक शर्ट दिलाई लाल रंग में। अब ये शर्ट है और उसके कलर की बात हो रही है, तो हम ऑप्शन बी इनको सही करेंगे। फिर देखो क्वेश्चन 11th, इज़ दिस ड्रेस अवेलेबल ब्लैंक कॉटन। क्या ये ड्रेस कॉटन में अवेलेबल है? कॉटन क्या है? मटेरियल है। किसी भी वेरिएबल एक्सेसरी के मटेरियल की भी जब हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो हम प्रीपोजिशन इनका यूज़ करते हैं, पढ़ लिया रूल में। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 12th, आर दीज शूज़ ब्लैंक साइज 9। क्या ये जूते 9 नंबर के हैं, 9 साइज़ के हैं? तो जूते भी हम अपनी बॉडी में वेयर करते हैं और इनके साइज़ की बात हो रही है, तो हम इनका यूज़ करेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13th। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड आपकी पहचान में अगर कोई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी, तो उन्हें वीडियो ज़रूर सेंड करना। इससे आपके साथ साथ उनकी भी नॉलेज इनहेंस होगी। तो क्वेश्चन क्या है? द स्टैचू इज़ मेड ब्लैंक मार्बल। ये प्रिपोजिशन के क्वेश्चंस का एक ऐसा टाइप है जिससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पे आपको मेड दिया रहता है और डिसाइड करना होता है कि आप मेड ऑफ, मेड फ्रॉम या मेड विद में से किसका सिलेक्शन करोगे। ऐसे क्वेश्चंस में एक स्पेशलिटी होती है कि आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक उसका रॉ मटेरियल दिया रहेगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको पहचानना है इन 3 सिचुएशंस में से कि कौन सा यहाँ पे जस्टिफाई करे कि हम इन तीनों में से किसका सिलेक्शन करें। तो देखो, मेड ऑफ का यूज़ कब करना है? जब आप इस दिए हुए ऑब्जेक्ट को देख सको और इसमें वो रॉ मटेरियल आपको साफ नज़र आ रहा हो, तब हम मेड ऑफ बोलते हैं। जैसे स्टैचू है, इसमें हमें मार्बल दिख रहा है साफ कि ये मार्बल का बना हुआ है, दिख रहा है, हमें पता चल रहा है, तब हम मेड ऑफ बोल देंगे। इसी तरह कोई फर्नीचर है, वुडन फर्नीचर, उसे हम देख के बता दे रहे हैं कि इसमें लकड़ी का इस्तेमाल हो रखा है, तब हम मेड ऑफ बोल देंगे कि द फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। इसी तरह हम देख रहे हैं कोई प्लास्टिक की चेयर है, इसको देख के हम बता दे रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, तो हम मेड ऑफ बोलते हैं। देन मेड फ्रॉम का यूज़ कब करना है? जब आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट हमें गिवन होगा उसमें देखकर हम इस रॉ मटेरियल को नहीं पहचान पा रहे हैं, मतलब ये हमें वहाँ दिख नहीं रहा है। जैसे पेपर है, इसको बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, बट इस पेपर में हमें कहीं भी वुड नहीं दिखती है, लकड़ी नहीं दिखती है, तब हम मेड फ्रॉम बोलते हैं। इसी तरह मक्खन का एग्जांपल ले लो, दूध से बनता है, लेकिन क्या हमें उसमें नज़र आता है कहीं पे भी मिल्क? तो नहीं, दैट्स व्हाई वी विल यूज़ ओनली मेड फ्रॉम हियर। फिर तीसरी सिचुएशन देखो, मेड विथ। मेड विथ का यूज़ होता है जब हमें इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ है उसका जिक्र करना है। ठीक, अब हम इन तीनों रूल्स को सॉलिड करने के लिए इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 13 देखो, द स्टैचू इज़ मेड ब्लैंक मार्बल। स्टैचू को देख के उसमें हमें मार्बल साफ नज़र आ रहा है, तो हम कह देंगे मेड ऑफ। फिर देखो क्वेश्चन 14, हर नेकलेस इज़ मेड ब्लैंक गोल्ड। नेकलेस को देख के बता सकते हैं कि इसमें ये जो है सोने का बना हुआ है, सोना नज़र आ रहा है हमें उसमें, तो हम क्या बोलेंगे? मेड ऑफ। हर नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। फिर देखो क्वेश्चन 15, दिस लैविश फर्नीचर इज़ मेड ब्लैंक वुड। यानी फर्नीचर जो है वुड का बना हुआ है, फर्नीचर को देख के हमें पता लग रहा है कि इसमें लकड़ी इस्तेमाल हुई है, तब हम मेड ऑफ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16, वाइन इज़ मेड ब्लैंक ग्रेप्स। यानी वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनी हुई है। अब वाइन को देख के क्या आप बता सकते हो कि ये अंगूर की बनी है? क्या आपको अंगूर के दाने दिख रहे हैं उसमें? बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ बनी है उससे ज़रूर, बट अंगूर हमें दिख नहीं रहे उसमें, तब हम मेड फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं।
क्योंकि इसका जो फॉर्म है, जो रूप है ग्रेप्स का, वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17, चीज़ इज़ मेड ब्लैंक मिल्क। क्या चीज़ को देख के उसमें हमें कहीं पे दूध नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, बना है मिल्क से, लेकिन उसमें मिल्क हमें नज़र नहीं आ रहा है, तब हम मेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 18th, द सूप इज़ ब्लैंक टमाटोज एंड हर्ब्स। देखो यहाँ पे सूप है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो दो चीज़ें हैं टमाटो एंड हर्ब्स, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जब हम बताते हैं तो हम मेड विद का यूज़ करते हैं। द सूप इज़ मेड विथ टमाटोज एंड हर्ब्स। अब मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20, दिस स्वेटर इज मेड ब्लैंक वूल। रूल मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से, लॉजिक अप्लाई करो, इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है ज़रूर बताना। फिर है क्वेश्चन 20, शी हैज़ ऑलवेज बीन कीन ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। कीन के पीछे कौन सा इन तीनों में से प्रिपोर्शन लगता है कि वो मीनिंग देने लगता है इंटरेस्टेड होने का, ये आप कमेंट में बताना। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, वीडियो में बताया गया कोई भी कंसेप्ट समझ में ना आया हो तो भी पूछ लेना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, नॉलेज इन्हांस करने के लिए सबकी। साथ ही अगर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे आपको एजुकेशनल इंग्लिश एंड कॉम्पिटिशन इंग्लिश दोनों से रिलेटेड कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में।